अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो आज हम जनाब आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं, बड़े मशहूर हैं जनाब फिजिक्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तरतीब से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ 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 लॉ। तो जनाब आइजैक न्यूटन साहब ने इनको पेश किया। इनफैक्ट इनको पब्लिश किया गया उनकी बुक प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया 1687 में जनाब पहली दफ़ा ये पब्लिश किए गए और आज हम इनको समझने की कोशिश करने लगे हैं। जनाब अली, ये जो लॉज ऑफ मोशन है सारे के सारे तीनों लॉज क्लासिकल फिजिक्स में, जिसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। और ये जितने भी लॉज हैं ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एप्लीकेबल हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल कौन सा है जनाब? ये डेली लाइफ सिचुएशन में जिसमें आप और हम यहाँ पे रहते हैं, जो फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनमें ज़रा वायलेशन भी हो जाया करती है, वो सेकंड ईयर में जाके कुछ सिचुएशन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनाब अली, बहरहाल दीज लॉज आर इंपेरिकल लॉज। इंपेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल। जनाब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट निकला, जो आटा दलिया हुआ, वो पेश कर दिया गया कि जनाब ये फिनोमेनन ऐसे है, इस तरह से है। तो इसलिए ये इंपेरिकल लॉज हैं, एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये मार्ज वजूद में आए हैं। साइंस में बेटा जी, फिजिक्स में हम दो तरह से काम करते हैं जो साइंटिस्ट हैं। या तो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका जो नतीजा आता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एलेबोरेट कर देते हैं, वो थ्योरी बनती है। थ्योरी के बाद प्रेडिक्शन होती है, उसके बाद फिर लॉ बन जाता है। जब हर किस्म की सिचुएशन को वो एक्सप्लेन करने लग जाता है या एप्लीकेबल हो जाता है। और दूसरी सूरत होती है जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट करते हैं, वो थ्योरेटिकली काम करते हैं, थ्योरी पे काम करते हैं। उसके बाद फिर वो उस थ्योरी की को डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। आइंस्टाइन थ्योरेटिकल फिजिक्स था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थ्योरेटिकल फिजिक्स था, उनके नाम पे जनाब इटली में सेंटर भी आईसीटीपी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो वो पहले थ्योरी पे काम करते हैं, वो लोग इक्वेशन ड्राइव करते हैं। जुबानी कलामी पाकिस्तानियों की तरह गला में पहाड़ बना देंगे या बाद में उसको अप्लाई करके देखते हैं कि बात बनती भी है कि नहीं बनती। तो बहरहाल ये इंपेरिकल लॉज हैं जिनको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं, एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर ये बने हैं। तो जनाब तरतीब से ही हमने शुरू करना है। ये जो लॉज ऑफ मोशन है बेटा जी, ये मोशन को डील करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को डील करते हैं। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डेली लाइफ सिचुएशन में दो कम से कम सूरतें ऐसी हैं जब ये लॉज एप्लीकेबल नहीं रहते। या तो बहुत छोटे स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, अटामिक, सब अटामिक, न्यूक्लियर स्केल पे, और या फिर वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच जाएं, तो वहां पे फिर हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। फिलहाल हम सिचुएशंस को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी कई दफा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये लॉज एप्लीकेबल नहीं रहते। उन सिचुएशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो पहले तो उनकी देख लेंगे ये लॉज हैं क्या, कब अप्लाई होते हैं, कब नहीं होते, फिर वो भी देख लेते हैं। तो जनाब अली, फर्स्ट लॉ से मुकदमे की कार्रवाई का आगाज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? नथिंग हैपन्स इटसेल्फ। खुद ब खुद कुछ नहीं होता। अगर आप में से कई लोग जो ये लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो ये समझते हैं कि देखी चलू जो हो, तो वो आजकल जैसे कोरोना का इशू है, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जनाब खुद ब खुद कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाने से ही होता है। हाथ पैर बांध के चुप करके बैठे रहे कि जनाब जो अल्लाह ने मंजूर, तो अल्लाह को फिर यही मंजूर होगा कि खसमान खाओ। तो आप हाथ पैर हिलाएंगे तो ही कुछ होगा। जनाब अली, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा तब तक, कब तक? जब तक के उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, यानी एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में ऑब्जेक्ट अपनी हालत को बरकरार रखेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। लेकिन एक दफा फिर सुन लीजिए कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो हालत बरकरार रखेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो हालत तब्दील हो जाएगी। ये देखिए, ये हाथ मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है,
कौन सी? हवा की फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। वो फोर्स लगने के बावजूद इसकी हालत में तब्दीली नहीं आई। ये देखें, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुझ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इधर से भी, 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 लेकिन वो मेरी हालत में तब्दीली नहीं लाने में कामयाब हो रहा। तो हमने तो कहा कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो हालत बदल जाएगी। क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि वो सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन, अभी जो डेफिनेशन की है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैंने, वो कोई इतनी मजेदार नहीं थी, वो कोई इतनी ठीक नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें यह कहना चाहिए कि उस वक्त तक हालत नहीं बदलेगी जब तक के कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अमल ना करे, जब तक के कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अमल ना करे। मतलब जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अमल करेगी तब हालत में तब्दीली आएगी। अनबैलेंस्ड फोर्स, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, जब कहते हैं कि बैरूनी फोर्स की गैर मौजूदगी में तब्दीली नहीं आएगी हालत में, जब फोर्स लगेगी तो हालत में तब्दीली आएगी। तो जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। उसमें सिग्मा एफ मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। मतलब किसी एक सिमत में फोर्स दूसरी तरफ से ज्यादा लगेगी तब हालत में तब्दीली आएगी। हालत में तब्दीली आने का मतलब क्या है? कि वो एक्सेलरेट होगा। अगर हालत में नहीं तब्दीली आ रही, इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी या रेस्ट पे रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम तब डिस्टर्ब होगा जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर लगेगी। तो जनाब आली, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। यहां से हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। इनर्शिया क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है, ड्यू टू विच इट हैज द टेंडेंसी टू मेंटेन, टेंडेंसी जिसकी वजह से उसमें रुझान पाया जाता है, टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो रुझान जिस वजह से पाया जाता है, वो टेंडेंसी जिस वजह से पाई जाती है, वो क्या है जनाब? वो है इनर्शिया। क्या है जी? वो है जनाब आली इनर्शिया। तो जनाब हमने दो बातें की हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर लिया, इनर्शिया को डिफाइन कर लिया। दोनों में क्या कहा गया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो हालत में तब्दीली आएगी। इनर्शिया क्या कहता है? कि वो बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, अगर उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा वो वैसे ही रहेगा जैसा है, वैसा ही रहना चाहेगा जैसा वो है, जिस हालत में है वहीं पे रहेगा। तो जनाब आली, अब हम कुछ सिचुएशंस को देखते हैं जिनमें ये लॉ एक्सप्लेन किया जाएगा। ये देखें जनाब, मेरे पास है जी ये एक पॉइंटर, दिस इज ए पॉइंटर, ये यहाँ पड़ा है, यहीं पड़ा रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये नहीं हिलेगा। लो जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, ठीक है। इनर्शिया कहता है जनाब अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। मैं देखे जनाब बड़ी तेजी से मैं अपना हाथ साइड पे करता हूं, देखिएगा ये पॉइंटर यहीं पे रह जाएगा। ओह, मेरा हाथ साइड पे हो गया, उसने अपनी हालत बरकरार रखने की कोशिश की, वो वहीं पे रह गया, सपोर्ट खत्म हो गई, नीचे गिर गया। चलो जी, अल्लाह खैर सल्ला। इनर्शिया भी यही है। और इनर्शिया कहाँ पे होता है? जब आप वड़ैच त्यारे पे सफर करते हैं, न्यू खान पे, मंठार बस पे सफर करते हैं, लोकल बस पे, वो जब आप उतरने की कोशिश करते हैं, जवान आदमी हो ना, वो ड्राइवर लोकल होते हैं, वो जनाब अक्सर ये इसी टाइम वाले भी ऐसे करते हैं, पूरी तरह ब्रेक नहीं लगाते, थोड़ा जी आहिस्ता करते हैं, और कंडक्टर कहता है चल भाई जवाना अगे मुंह करके मार दे छाल। तो जब आप छलांग मारते हैं, अगर छलांग मार के ज़मीन पे आपके पाँव टिक जाएं, आप औंधे मुंह गिर जाते हैं। वजह कि जब बस जा रही है, आपकी वेलोसिटी बस वाली वेलोसिटी है, तो जो ही आप छलांग मार के ज़मीन के साथ आपके पाँव टकराते हैं, आपके पाँव रुक जाते हैं ज़मीन के साथ टकराने की वजह से। ज़मीन साकन है, उसके लिहाज से पाँव भी साकन हो गए। बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में अपना सफ़र जारी रखता है। नतीजा क्या होता है? आयो गिर जाता है। उससे बचने का तरीका क्या होता है? कि जो ही छलांग मारें, इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ा थोड़ा दौड़ते जाएं, हौली हौली ब्रेक लगाएं। लो जनाब, ये भी इनर्शिया की एग्जांपल आपने देखी। गिलास के ऊपर सिक्का रखें, कार्डबोर्ड रख के,
गत्ता रखें, सिक्का रखें, गत्ते को तेजी से खींच लीजिए ऐसे करके, सिक्का ऐसे नीचे गिर जाएगा। वो इनर्शिया की वजह से अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो जनाब लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि कोई फोर्स लगती ही नहीं, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी अपनी हालत तब्दील कर लेता है। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी अपनी हालत तब्दील कर लेता है। हैं, ये कैसे हो गया? ये देखिए जरा, हमने कहा कि इस पर फोर्स लगेगी, इसको उठाएंगे तो ये उठेगा, अदरवाइज ये डिस्टर्ब नहीं होगा। हमने हाथ साइड पे कर लिया था, ये वही रहा, सपोर्ट ना होने की वजह से नीचे गिर गया, बाद का मसला है। इस पर फोर्स लगेगी तो डिस्टर्ब होगा। मैं जरा यहाँ से उठा के ना जी डस्ट रखता हूँ, ये जरा आसानी से नजर आ जाएगा आपको। ये देखिए, लो जी, ये देखिए, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये अपनी हालत बरकरार रखेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लग रही। अभी देखिए क्या होने वाला है, अभी होने वाला है, देखिएगा जरा, वो हिल गया, उसको तो हमने कोई फोर्स लगाई ही नहीं थी। फिर से देखें, हमने जनाब डस्टर पे तो फोर्स लगाई ही नहीं, ये कैसे हिल गया? जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे इसे तो हिलना नहीं चाहिए। ये इसलिए हिल गया कि जहां ये पड़ा था वही हिल गया, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हिल गया है। अब देखें एक और एग्जांपल देखते हैं, सुनते हैं। अब गाड़ी में जा रहे हैं, बैठे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी जाने का मतलब क्या है? आपको कब लगेगा, कब पता चलेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है? आंखें बंद करके बैठ जाइए, जब आपको बिल्कुल हरकत का एहसास होना बंद हो जाए, कोई जंप नहीं, कोई झटके नहीं, कोई ऊंचे नहीं में नहीं, कोई आगे को स्पीड घाटा वादा नहीं, सुकून से बैठे हैं, इसका मतलब है कि गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। डैशबोर्ड में रखी है एक बुक, वो नहीं हिल रही। ग्लास रखा है आपने, कप होल्डर गाड़ी में होते हैं, रखा हुआ है, कोक से भरा हुआ, इंजॉय कर रहे हैं सफ़र, कुछ नहीं हो रहा। जब तक फोर्स नहीं लगेगी वो ग्लास नहीं हिलेगा। हुआ गया, ड्राइवर ने यकदम ब्रेक लगाई, ऐसे ही हो गया जैसे मैं हो गया, आपको भी झटका लगा, गिलास भी डुल गया, गिर गया। अब उस पर तो फोर्स नहीं लगी, किसी ने नहीं हिलाया, आप कहते हो मैंने नहीं छेड़ा, आपको तो किसी ने नहीं छेड़ा भाई। हुआ गया कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हिल गया, डिस्टर्ब हो गया जिसमें आप बैठे थे। फ्रेम ऑफ, इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन अब सही नहीं रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन तो ये थी, ग्लास को हिलाएंगे तो हिलेगा, आपको चपेट मारेंगे तो हिलेगा, कुछ भी नहीं हुआ, आप खुद ही हिल गए हैं। ये क्या हुआ? पूरे का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अंडर सर्टेन सिचुएशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं रहता। वो कौन सी सिचुएशन है जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं रहता? जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ पे हम डिफाइन करने लगे हैं एक और टर्म, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे आएगा अभी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस का फ्रेम, हवाले का मुकाम, ये वो फ्रेम है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। सेकंड चैप्टर में हमने ये बात डिस्कस की थी थोड़ी सी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस का फ्रेम जनाब अली ऐसा है कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? ये वो एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। द एनवायरनमेंट इन विच एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप एक ट्रेन का किस्सा सुना रहे हैं, वो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दो तरह के, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब क्या है? जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल हो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल है, मतलब जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है और कप रखा हुआ है, वहीं पड़ा हुआ है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कह रहा है वही वहां पे हो रहा है। वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और वो कैसा है? वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल, holds good is called inertial frame of reference. Every non-accelerated frame of reference, हर वो frame of reference जिसमें acceleration नहीं हो रहा, वो frame of reference कैसा है?
नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं है, कब एप्लीकेबल नहीं है? आप स्कूल से बैठे थे, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तब आप डिस्टर्ब हो गए, आराम से बैठे। अभी मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाता हूं जिसमें ब्रेक लगाने से डिस्टर्बेंस होगी, आप डिस्टर्बेंस हो गए, किसी ने फोर्स नहीं लगाई, क्यों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर गया, लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल नहीं रहा। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल ना हो वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड एवरी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक हो गया जनाब? तो जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड है, यानी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब तक वो इनर्शियल है। जो ही एक्सेलरेशन पैदा हो गया तो नॉन इनर्शियल बन गया। नॉन एक जगह पे आना है, या एक्सेलरेशन के साथ या इनर्शियल के साथ। ठीक हो गया जी? तो जनाब अब हम डेफिनेशन आपने देख ली हैं। अब आपने जनाब ये देखा, सुना, ऑब्जर्व किया कि कुछ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होते हैं, कुछ नॉन इनर्शियल होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की वेरी कॉमन एग्जांपल वो मैं आपको देता हूं। अभी एक दो वीडियोस आपको दिखाते हैं, लेकिन एक बात देखें, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कमरा जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कमरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मैं स्कूल से खड़ा हूं। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वायलेट नहीं हो रहा, एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन एक मिनट ठहरे जरा, ये कमरा कहाँ पे है? जहां आप इस वक्त बैठे हैं ये कहाँ पे है? ये जमीन पर है। जमीन क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसमें एक्सेलरेशन है, घूमते हुए सूर्य के गिर्द जमीन घूम रही है। तो जनाब इसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो है ना। तो अगर एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। जमीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनड ऑन अर्थ, जमीन पे लगाया गया, जमीन पे बनाया गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होना चाहिए? नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड होना चाहिए। लेकिन नहीं, कॉमन सेंस में भी आती है बात। आप जहां बैठे हैं वहां पे कोई हलचल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई खराबी नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, लेकिन जमीन घूम रही है तो एक्सेलरेटेड होना चाहिए। नहीं, एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनड ऑन अर्थ, जमीन पर बनाया गया, लगाया गया हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। हालांकि है, जमीन एक्सेलरेट कर रही है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो है। वजह फिर हम इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सारी जमीन नहीं है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कमरा है, और ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से रेस्ट पे है, तो ये इनर्शियल ही है। जमीन पर लगाया गया, बनाया गया हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल यानी नॉन एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि ये अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से रेस्ट पर ही होगा। ये बात याद रखिएगा, टेस्ट में आएगी। ठीक हो गया? अब देखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट होती है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया की एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब जा रही है तो आप बैठे स्कूल से बड़े मजे से सफर एंजॉय कर रहे हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, यकदम ब्रेक लगे, गाड़ी तो रुक जाएगी, आप उसी वेलोसिटी से अपना सफर आगे को जारी रखेंगे तो आप तो जाके लगेंगे सीधे डैशबोर्ड पे या अगली सीट पे। नतीजा क्या होगा? ज्यादा खतरा होगा। मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसमें देखिएगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं? बेल्ट लगा दी जाती है कि जो ही वो उसको आराम से, आप उसका सिस्टम ऐसा, मैकेनिज्म ऐसा होता है कि आराम से आप खींच सकते हैं जैसे चाहें, लेकिन जो ही झटका लगेगा वो जाम हो जाएगी बिल्कुल। तो जो ही झटका लगेगा आप आगे को होंगे, बेल्ट आपको आगे को होने से रोक लेगी, आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी पोजीशन आपकी, तो कहीं टकराने का खतरा निगलिजिबल इस्तेमाल होगा। जब भी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, भी देखिएगा जरा आप, उसमें सवारी उड़ के आगे जाती है, स्टीयरिंग या डैशबोर्ड इतना नहीं, इतना जितना भी शीट एक्सीडेंट हो, गाड़ियां इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि वो आके नहीं सीट में घुसता, इतने फासले पर नहीं आ सकता स्टीयरिंग या डैशबोर्ड, सवारी उड़ के जाती है आगे। तो ये देखिए, अभी पहली वीडियो यहाँ पे आने लगी है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए है, ये जनाब सीट बेल्ट के लिए। आप देखें, ये जनाब ओ तेरा भला हो जाए,
ये जो ही आगे ये क्रैश टेस्ट होता है कंपनी वाले करते हैं, तो जो ही गाड़ी रुकती है, ये देखें सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो कितना जनाब जाके डमी है, सच्ची मुच्ची का बंदा नहीं है, इन्हें दुखी हो जाइएगा। तो जनाब ये सीट बेल्ट अगर लगी हुई हो तब बहुत थोड़ा सा आगे को मूव करता है और ज़्यादा चांस होते हैं। ये देखें जनाब ये सीट बेल्ट लगी हुई है, थोड़ा सा आगे गया, और सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तब ज़्यादा मसला होगा। कंपैरिजन देखिए सीट बेल्ट के साथ और बगैर सीट बेल्ट के क्या सूरत हाल बनती है। तो आपने अगर बेल्ट पहनी हुई हो, अल्लाह बचाए वैसे, लेकिन सीट बेल्ट पहनी हुई हो तो 80 से 90% चांस होता है कि कितना भी खतरनाक एक्सीडेंट हो बचत हो जाएगी, और ना सीट बेल्ट पहनी हुई हो तो डेथ का खतरा देखें आप कितना बढ़ जाता है। तो जनाब ये देखिएगा अभी एक और, ये सीट बेल्ट के साथ सीट बेल्ट के बगैर ये जनाब क्रैश टेस्ट होगा। ये देखिए पिछली वाली सवारी ने हो तेरे पजामा भी डिस्टर्ब हो गया इसका, पिछली वाली सवारी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, दूसरी वीडियो चल रही है, पिछले वाली सवारी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, आगे वाली सवारी ने पहनी हुई है, जिसने नहीं पहनी हुई उसके हालात देखें और जिसने पहनी हुई है उसके हालात देखें। ये देखिएगा जनाब अभी ये रियल कैमरे से कैच किया गया है, जिसने बेल्ट पहनी हुई है वो और नहीं पहनी हुई वो देखें क्या सूरत हाल बनती है जनाब। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है कि जो ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्टर्ब होता है, एक्सेलरेट होता है, ब्रेक लगती है, तो क्या होता है कि अपने इनर्शिया की वजह से बंदा ज्यादा लगा या ज़्यादा खतरा हो गया। तो ये अभी वीडियोस आप देख रहे हैं नुमान अहमद ज़ीरक साहब के तावन से और काशिफ साहब के तावन से। इनकी एडजस्टमेंट सेटिंग काशिफ साहब ने करनी होती है। रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे सामने चल रही होती है, मैं वहां से देख के कमेंट्री कर रहा होता हूँ। अभी आप जो देख रहे हैं आपको यहाँ नजर आ रही हैं, एकदम पुट्ठा सीधा हो जाता। जिंदगी में भी बेल्ट लगा के बैठेंगे मतलब अपनी हद में रहेंगे, अच्छे रहेंगे, नहीं तो इदा ही होनी है। तो जनाब आली उसके बाद चलते हैं अब हम तीसरी वीडियो की तरफ। ये देखिए इसमें भी बेल्ट के साथ बगैर बेल्ट के कंपैरिजन किया हुआ है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। वो बेल्ट जब भी गाड़ी में बैठें बेल्ट लगा के बैठें, सीट बेल्ट लगा के बैठें, नहीं तो ऐदा ही होनी है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई मसला हो गया तो। गाड़ियां डिज़ाइन करते हुए इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि जितना भी ख़तरनाक एक्सीडेंट हो, ख़ास तौर पे आजकल कि वो डैशबोर्ड स्टीयरिंग वो आके आगे ना घुसे सीट में, तो बेल्ट आगे जाने से रोकेगी। गाड़ी में दरमियान में आप देखें, अगर आप गाड़ियां आजकल की देखें ना, इनमें क्रम्पल जोन्स बने होते हैं। क्या क्रम्पल जोन्स बने हुए होते हैं, तो उनमें गैप्स होता है। इंजन में खाली जगह आपको बहुत नजर आएगी, बोनट उठा के देखें एंड फजूल में। वजह क्या कि जब एक्सीडेंट हो तो अगले वाला रेडिएटर वाला हिस्सा इंजन तक आते आते उसे टाइम लगे, दरमियान में गैप हो, आगे तक आगे चोट का असर, झटके का असर जरा कम हो जाता है। इंजन आगे डैशबोर्ड में दरमियान में फिर गैप आ जाता है, तो क्रम्पल जोन्स की वजह से डैशबोर्ड तक आते आते झटके का असर कम हो जाता है। सीट बेल्ट पहनी हुई हो तो बंदा भी आगे नहीं जाता, बचत हो जाती है। ये जनाब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं। तो जनाब इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और आपको कहाँ पे एक्शन में नजर आएगा। ये जनाब आप दौड़े हुए जाते हैं, दौड़ते हुए आप जा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जनाब आपको ठोकर लगती है, आप गिर जाते हैं। होता क्या है, ठोकर लगने से आपका पाँव तो रुक जाता है, लेकिन जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा अपनी मोशन है जारी रखता है। तो वो जनाब आप यूं ही दौड़ते रुके, पाँव रुक गए, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा आगे चला गया। ये भी जनाब लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। तो जनाब अब हम काम हमारा काफी सारा हो गया, अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करते हैं। तो जनाब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम डेफिनेशन करेंगे आज, ज्यादा डिटेल से इसको अगली एपिसोड में डिस्कस किया जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जनाब आली, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कहते हैं जनाब कि जब किसी बॉडी, यहां से फोर्स को भी डिफाइन किया जाएगा कि जब
किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगती है, वो फोर्स अपनी ही सिमत में उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। मतलब फोर्स के नतीजे में एक्सेलरेशन पैदा होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स जितनी ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम, फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम। और वो एक्सेलरेशन झटका कह लीजिए इनवर्सली रिलेटेड टू मैस। मैस ज्यादा, जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा है, जितना कोई हैवी बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना मुश्किल है। मैस ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मैस कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो जनाब आली ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, तो ए इज यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए। लो जनाब आली ये देखिए जी, ये आ गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जनाब यहाँ पे अब आज के लेक्चर की चौथी वीडियो आपके सामने आने लगी है। देखें जनाब, ये बंदा क्या करेगा जनाब, फोर्स लगाएगा, फोर्स के नतीजे में एक्सेलरेशन पैदा होगा, मोशन वेलोसिटी में, स्पीड में, हालत में तब्दीली आएगी। तो देखिएगा जनाब ये क्या करता है, चल भाई जवान शुरू हो जा। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, मैस पे और फोर्स पे। इक्वेशन आ गई, इतनी फोर्स ज्यादा। देखें, एक भाई चंगा सेहतमंद है और एक मेरे जैसा बेचारा है, अट्ठा शरीफ आदमी, मतलब स्मार्ट आदमी। एक जैसी फोर्स लगाएगी, एक के साथ क्या हुआ और दूसरे के साथ क्या हुआ, जिसका मैस ज्यादा है उसकी स्पीड में, हालत में तब्दीली थोड़ी आएगी फोर्स के नतीजे में। यानी हैवी बॉडी को मूव कराने के लिए, हरकत देने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। तो जनाब ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। हम इसको एक और तरह से भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी मजीद एप्लीकेशन और मजीद एग्जांपल्स हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अगले लेक्चर में ही बारी आ जाएगी इंशाल्लाह इसकी। तो जनाब अब चलते हैं जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। बिल्कुल, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कहते जनाब कर भला सो भला, अंत भला सो भला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर एक्शन का, एक्शन का मतलब है फोर्स और रिएक्शन का मतलब भी है फोर्स। हर एक्शन का रिएक्शन है। जब एक बॉडी किसी दूसरी पर फोर्स लगाएगा, आप दौड़े हुए जाते हैं, दीवार को टक्कर मारते हैं, आप दीवार पर फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन के तौर पे दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी। देखें, एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स, एक को एफ कह लें, एक को एफ प्राइम कह लीजिए। एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ये इतराज ना कीजिएगा कि दीवार तो ढही नहीं, मेरा सिर ढह गया। उस फोर्स का असर क्या होना है, ये इतना का मसला है। फोर्स एक्शन और रिएक्शन की बराबर है, लेकिन असर कितना हो रहा है ये गलत बात है। दो बॉडी हमेशा हिस्सा लेते हैं, एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। आपने दीवार को जाकर टक्कर मारी, आपने एक्शन किया, दीवार पर एक्शन हुआ, दीवार ने रिएक्शन किया जो आप पर हुआ। तो जो एक्शन कर रहा है उस पर रिएक्शन हो रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कर रहा है, और दोनों का कोलिजन का टाइम एक जैसा है। जितनी देर तक एक्शन होता रहा उतनी देर तक रिएक्शन होता रहेगा, जितनी देर तक रिएक्शन होता रहा उतनी देर तक एक्शन होता रहेगा। किसी एक फोर्स को पॉजिटिव कह लें, दूसरी को नेगेटिव कह लीजिए। तो जनाब पांचवी छोटी सी सिचुएशन देखें, जबकि एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। देखिए, एक बंदा जनाब बोतल फेंक रहा है आपके सामने, और वो जनाब आली जो ही उसका ढक्कन हटता है उसमें से गैस निकलती है, रिएक्शन के तौर पे जनाब वो आती है और सत्यानाश कर देती है। ये है जनाब एक्शन एंड रिएक्शन, दो बॉडी पर होता है। आप कभी ऐसा करें, छत पे चढ़े, मुंडेर पे खड़े हो जाए, बिल्कुल किनारे पे, ऐसे को वजनी शय फेंके आगे को, आप पीछे को मिलेंगे, रिएक्शन होगा उसका। क्यों? जब आप आगे को फेंकेंगे रिएक्शन के तौर पे आप पीछे चलेंगे, छत पे इसलिए चढ़ाया कि जरा नीचे गिर जाए, मजा तो आए ना तजर्बा करने का। तो जनाब ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट जनाब वाली मोमेंटम के साथ इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।